Hello dear student, today we start exercise 7.2 question number first. Dear student, question number first डिस्कस करने से पहले एक्सरसाइज 7.2 में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को हम कितनी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अब हम उस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मेनली 3 मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वो नहीं है जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, ये अलग है, ठीक है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, या तो डिनोमिनेटर को या फिर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर को किसी एक को आपने सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक की जगह में कोई अदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। और फिर जैसे अगर आपने डिनोमिनेटर को टी के फॉर्म में बदल दिया, डिनोमिनेटर की जगह में कोई वेरिएबल पुट कर दिया, डिनोमिनेटर को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर की जगह में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया कोई दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, तो न्यूमरेटर भी उसी वेरिएबल में बदल जाना चाहिए। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अगर आपने डिनोमिनेटर को किसी वेरिएबल के फॉर्म में पुट किया है, डिनोमिनेटर की जगह में कोई वेरिएबल की वैल्यू पुट करी है, ठीक है, तो न्यूमरेटर भी उसी वेरिएबल में बदल जाना चाहिए। अगर आप न्यूमरेटर की वैल्यू की जगह में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर भी उसी वेरिएबल में बदल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को आपने टी में बदल दिया तो दूसरा आपका एक्स में ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिनोमिनेटर को टी में बदल दिया है तो न्यूमरेटर भी टी में बदल जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन को लेते हैं और उसको करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक की जगह में आप क्या पुट करिए, कोई वेरिएबल पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इन दोनों में से किसी भी एक की जगह में कोई वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। अब किसके फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, यानी किसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इन दोनों में से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। देखो बच्चों, तरीका ये है, आप उस वैल्यू को यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, उसकी जगह में वैल्यू पुट करोगे जिसका डिफरेंशिएशन करके आपको बचा हुआ टर्म मिल जाए। जैसे 2x का डिफरेंशिएशन करके आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता। जबकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके आपको 2x मिल जाएगा। याद रखना, आप उसकी जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से उसकी जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जिसका डिफरेंशिएशन करके आपको बचा हुआ टर्म मिल जाए। क्या 2x का डिफरेंशिएशन करके आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल सकता है? नहीं, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे 2 मिलेगा। जबकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो मिल जा रहा है ना 2x। तो याद रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से उसकी जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जिसका डिफरेंशिएशन करके आपको बचा हुआ टर्म मिल जा रहा है। क्लियर बच्चों? तो देखिए, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। हमने क्या कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में टी रख दिया। मैंने कहा ना सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमने इसकी जगह में कोई वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिया टी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएट आप किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो सीधे भी हो जाता है। लेकिन पहले आप शुरुआती क्वेश्चन है तो हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहां वेरिएबल टी है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। देखिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का कितना 2x और x का कितना बच्चों dx अपॉन dt। ये कैसे आया, समझ में आया ना बच्चों? ठीक, देखिए डियर स्टूडेंट, 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और x का क्या हो गया dx अपॉन dt हो गया। क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x का t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt होगा और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। तो कितना आ गया 2x dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। देखिए, ये dx के अपॉन में है ना dt, तो जब ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2x dx इक्वल्स टू 1 इंटू dt, यानी dt लिख सकते हैं ना डियर स्टूडेंट। देखो, ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे तो हम सीधे सॉर्ट कर लेंगे। क्लियर? अभी समझिए, हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया इसका टी के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0
एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है ना। अब फिर x का dx अपॉन dt और t का 1, ठीक है। dx के अपॉन में dt है तो वो इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2x dx dt के बराबर मिल गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप किसी एक डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से किसी एक को अगर किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखना उसमें जितने भी x वाले टर्म हैं अब वो t के फॉर्म में चेंज हो जाने चाहिए, चाहे वो dx हो चाहे वो x हो। आ गई ना बात समझ में। जितने भी x, अगर आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t में बदल दिया है तो इस जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें जितने भी x वाले टर्म हैं अब t में बदल जाने चाहिए, तो बदल गए हैं। देखिए नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बच्चों 2x dx, यही था ना ऊपर 2x dx, तो 2x dx की वैल्यू कितनी मिल गई dt, तो इसकी जगह में हमने रख दिया dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है t बच्चों 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता था log x होता था ना, तो ये भी तो वही चीज है 1 अपॉन t dt बच्चों, बस x की जगह में t है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा log t, और जब भी इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट जुड़ जाता है c। अब देखिए क्योंकि हमें आंसर तो x के ही टर्म में निकालना है t के टर्म में नहीं, तो log t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस t की जगह में हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया, तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर है ना। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक की जगह में आपने कोई वेरिएबल पुट कर देना है, जैसे मैंने t पुट कर दिया। अब ये ध्यान रखना कि जो पूरा जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें अब कुछ भी x वाला टर्म नहीं बचना चाहिए। अगर आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t में बदल दिया है तो अब इस जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें जितना भी x वाला टर्म है वो सब t में बदल जाना चाहिए। इसके लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर, और हर क्वेश्चन में होता है। आ गई ना बात समझ में, ये भी ध्यान रखना बच्चों। और किसको सब्स्टिट्यूट करना है कैसे पता चलेगा, जिसका डिफरेंशिएशन करके बचा हुआ टर्म आपको मिल जाए। 2x का डिफरेंशिएशन करके ये कभी नहीं मिलता, जबकि इसका डिफरेंशिएशन करके ये मिल जाता है। क्लियर बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए इसको देखिए, इसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब इसमें किसकी जगह मैं पुट करूं बताइए, किसकी वैल्यू मतलब किसका डिफरेंशिएशन करके बचा हुआ टर्म मिल जाएगा। बच्चों अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करूं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो मिल जा रहा है ना 1 अपॉन x। अगर मैं log x को t मान दूं और फिर इसका डिफरेंशिएट कर दूं t के रिस्पेक्ट में, तो मुझे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x मिल रहा है ना 1 अपॉन x। क्लियर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं log x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x dx लिख सकता हूं ना ऐसा, log x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x dx लिख सकता हूं। बात तो एक ही है, log x का होल स्क्वायर इंटू 1 log x का होल स्क्वायर तो आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं log x को t मान लूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो मिल रहा है ना मेरे को 1 अपॉन x बस। तो किसको t मानूंगा log x को, तो log x को t माना, log x का अब देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t। अब बार बार नहीं करेंगे हम ऐसा, शुरू के 2-3 क्वेश्चनों में करेंगे जरूर, जब आप समझ जाओगे हो क्या रहा है फिर हम उसके बाद सीधे सॉर्ट करेंगे। क्लियर, log x को हमने t माना, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, क्योंकि x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या होगा dx अपॉन dt, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि dx के अपॉन में dt है वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा। देखो ये तरीका नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे तो वैल्यू 1 अपॉन x dx की चाहिए ना केवल, ये dt तो फालतू आ रहा है ना। आ गई ना बात समझ में, तो dt को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, दोनों को dt से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, इसलिए अपॉन वाले dt को सीधे इधर ले जाना। ठीक है, तो क्या आ गया 1 अपॉन x dx, ये dt इधर चला गया, dt इंटू 1 कितना आ गया dt। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, बच्चों log x की वैल्यू क्या मानी है t, तो log x का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा t का होल स्क्वायर,
और 1/x dx की वैल्यू क्या मिली है, 1/x dx की वैल्यू dt, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा dt। देखिए log x की जगह में हमने t कितना रख दिया, t रख दिया, तो t का होल स्क्वायर, 1/x dx की वैल्यू कितनी निकली dt, तो इसकी जगह में dt। क्लियर। अब देखिए इंटीग्रेशन करिए, कैसा इंटीग्रेशन होगा, x की पावर n का जैसा होता है, t की पावर 2 है ना, क्या होगा पावर में एक ऐड हो जाता है और जितना वेरिएबल की पावर होता है अपॉन में भी उतना ही आ जाता है, यही तो होता है ना। तो t की पावर 2 dt का इंटीग्रेशन क्या, t की पावर 3 अपॉन में भी कितना आ जाएगा 3 प्लस कांस्टेंट कितना c। क्लियर। यही तो होता है ना, x की पावर n का पावर में 1 ऐड हो जाती है, तो यहां पर भी वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो गया और जितना वेरिएबल की पावर होगा उतना ही अपॉन में भी आएगा। i इक्वल्स टू t की वैल्यू पुट करिए क्योंकि आंसर हमें x के टर्म में चाहिए, तो t कितना है log x, तो t की जगह में log x रख दिया, t की पावर 3 है तो log x की पावर 3 अपॉन कितना 3 प्लस कांस्टेंट कितना c, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये आपका इसका आंसर है। बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है। डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक की जगह में आप वेरिएबल पुट कर दीजिए, कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर दीजिए। अब याद रखना उसकी जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जिसका डिफरेंशिएशन करके बचा हुआ टर्म आसानी से मिल जाए। जैसे log x का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x मिल जा रहा है, तो बस log x को t मानना है। यहाँ पर 1 + x² को t मान के 2x मिल जा रहा है, तो 1 + x² को t मानना है। कैसे सॉल्व करना है समझ में आया ना बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1/x + x log x dx का। देखिए सबसे पहले कुछ कॉमन आ रहा है ना, क्या 1/अपॉन में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, कितना बचा x कॉमन आ गया तो 1 बचा, प्लस ये वाला x कॉमन आ गया तो log x बचा। क्लियर। ठीक। अब देखिए अब किसको t माने, किसकी जगह में हम t सब्स्टिट्यूट करें कि दूसरा वाला टर्म मिल जाए। क्या 1/x का इंटीग्रेशन करके कभी ये मिल सकता है, नहीं। 1/x का डिफरेंशिएशन करके ये मिल सकता है, नहीं। 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं होता, log x इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। जबकि 1 + log x का डिफरेंशिएशन करके हमें 1/x मिल जाएगा। बस आपने यही देखना है किसका डिफरेंशिएशन करके बचा हुआ टर्म मिल जाए। देखो 1 + log x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे 1/x मिल जाएगा ना। तो पुट 1 + log x इक्वल्स टू t। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब सॉर्ट करते हैं बच्चों, इतने बार कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं, अब सॉर्ट करते हैं। डिफरेंशिएट आप t के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन अब हम सीधे सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब हम जो अपॉन वाले को उधर ले जा रहे थे ना, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब सीधे करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो dx लिख दो बस, ठीक है ना। डिफरेंशिएट अब इक्वेशन हमने करा है, अब हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं लिख रहे हैं यहां पर, तो हम सीधे क्या कर रहे हैं, 1 कांस्टेंट है 0, log x का 1/x और x का डिफरेंशिएशन dx लिख दिया, और यहां t का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अपॉन वाले टर्म को हम उधर के ले जाके, यही तो आ रहा था ना, तो सीधे सॉर्ट करोगे। x का dx/dt ने लिख के केवल dx लिखा डिफरेंशिएशन, log x का 1/x आ गया और फिर x का dx लिख दिया और t का dt लिख दिया, 1 ने लिख के dt लिख दिया। देखो हो वही चीज रहा है, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ये इसके अपॉन में इक्वल टू उधर जाएगा, यही आएगा, तो सीधे सॉर्ट कर दिया। क्लियर। तो 0 + 1/x यानी 1/x dx इक्वल्स टू कितना बच्चों, dt। नाउ ये कैसे आया समझ में आ गया ना। तो देखिए बच्चों i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए 1/x dx, देखो है ना 1/x dx, तो 1/x dx की जगह में dt, ऊपर आ गया dt, आ गया ना dt, 1/x dx की वैल्यू dt, ठीक है। अपॉन में 1 + log x बचा, 1/x dx की जगह में dt आ गया। अब केवल क्या बचा अपॉन में, 1 + log x, और 1 + log x को आपने क्या मान रखा है, t, तो dt/t। अब भी बता रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, log x होता है ना, तो इंटीग्रेशन dt/t क्या होगा, log t। बस x की जगह में log t आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट जुड़ जाएगा c, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, log t
t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू है 1 प्लस लॉग x, है कि नहीं? तो t की जगह में हम क्या रख देंगे, ये t की जगह में 1 प्लस लॉग x रख देंगे। तो t की जगह में हमने रख दिया 1 प्लस लॉग x प्लस कांस्टेंट c। तो यही आपका क्या है, इसका आंसर है। बहुत इजी है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत आसानी से हो जानी। 1 प्लस लॉग x की वैल्यू t मानी तो 1/x dx dt मिल गया, इंटीग्रेशन करके log t मिल गया। t की वैल्यू क्या रख देनी है, t की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस लॉग x, तो t की जगह में आपने क्या रख दिया, log t था, log t की जगह में 1 प्लस लॉग x रख दिया। यही आपका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin x इंटू साइन cos x dx का, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब सोचिए, अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं sin x को t मानूं तब भी मुझे cos x मिल जाना है, मैं cos x को t मानूं तब भी मुझे sin x मिल जाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोनों में से किसी को भी मैं t मान लेता हूं, बिल्कुल गलत सोच रहे बच्चों। अगर आप इसको t मानोगे तो केवल ये मिलेगा आपको, ये तो एक पूरा फंक्शन है ना, ये sin cos x, ये पूरा फंक्शन थोड़ा मिलेगा। अगर मिलना चाहिए तो पूरा फंक्शन मिलना चाहिए, है कि नहीं? अगर मिलना चाहिए तो पूरा फंक्शन मिलना चाहिए। अगर आप sin x को t मानोगे तो केवल आपको cos x वाला टर्म मिलेगा, और ये cos x कोई अलग टर्म नहीं है, ये sin के साथ है, मतलब ये पूरा एक टर्म है कि नहीं? तो आप इसको t मान के इसको dt नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि फिर ये वाला टर्म बच जाएगा आपका। ये sin cos x तो पूरा एक टर्म है ना, आ गई ना बात समझ में? तो sin x को t मत मानना। अब किसको मानेंगे t, cos x को। पुट cos x इक्वल्स टू t। अब देखिए इस cos x को t मानोगे तो ये पूरा sin x, ठीक है ना, ये बदल जाएगा आपका t में। अगर आप sin x को मानोगे ना तो ये cos x बदलेगा। आ गई ना बात में? sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, फिर x का dx आएगा। अब ये cos x dx, ये क्या आपको ये लग रहा है cos x dx dt हो जाएगा? नहीं, क्योंकि बच्चों ये cos x एक अलग फंक्शन नहीं है, ये cos x, ये sin cos x, ये पूरा एक फंक्शन है। अगर dt होगा तो ये पूरा sin cos x dx dt होगा। अगर आप sin x को t मानोगे तो केवल cos x dx dt बदल जाएगा आपका, जबकि ये sin ऐसे ही रह जाएगा, जो कि गलत तरीका है बच्चों। ये cos x dx की वैल्यू तो dt हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि cos x कोई अलग फंक्शन नहीं है, cos x के साथ ये sin है, ये पूरा एक फंक्शन है। तो जब भी ये बदलेगा dt में तो ये पूरा एक साथ उतरेगा, ना कि ये cos x अलग से और फिर dx उसके साथ। ये जब भी उतरेगा cos x ये sin के साथ उतरेगा, ये पूरा एक ही फंक्शन है। तो आप sin x को t नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, समझ में आ गया ना? अब हम t किसको मानेंगे, cos x को। तो इनको तो मान सकते थे ना, sin x को नहीं मान सकते, उसका रीजन बता दिया, क्योंकि केवल cos x बदल जाएगा, जबकि cos x कोई अलग फंक्शन नहीं है, ये sin के साथ वाला फंक्शन है, ये पूरा एक ही फंक्शन है, ठीक है? तो हमने किसको माना, cos x को t माना। अगर हम cos x को t मानेंगे, अब इसका डिफरेंशिएट करिए बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर ये x का डिफरेंशिएशन dx, और इस t का डिफरेंशिएशन dt। आ गई ना बस में? यहां x का 1 मत कर देना, ठीक है? आ गई ना बस में? क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब मैंने सॉर्ट करना सिखा दिया है आपको। cos x का माइनस sin x, फिर इस x का दोबारा करोगे dx, और t का क्या, dt। क्लियर? अब देखिए, अब माइनस sin x dx बराबर dt लिखूं, चाहे sin x dx बराबर माइनस dt लिखूं, बात तो एक ही है। ये माइनस इधर लिखूं चाहे उधर लिखूं, बात एक ही आएगी ना। तो sin x dx बराबर कितना मिल गया, माइनस dt। नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, बच्चों ये sin x dx मिल गया ना, दो sin x अलग है dx अलग है, तो sin x dx की जगह में कितना, माइनस dt। तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस dt। क्लियर? sin x dx की जगह में माइनस dt, ये sin ऐसे ही रहा, ये cos x की जगह में हमने t मान रखा है, तो अब क्या हो गया, sin t। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? ठीक है, ये माइनस है ना, माइनस हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन sin t dt। डियर स्टूडेंट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था,
होता था ना, जबकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, बताया था ना मैंने आपको बहुत अच्छे से, इसको तो हम ऐसे ही लर्न कर सकते हैं सीधे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स, जबकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी। ये बाहर वाला माइनस ऐसे ही रहा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट सी। तो देखिए माइनस माइनस प्लस कॉस टी, टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, तो t की जगह में cos x रख दिया, cos x प्लस c। तो ये आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, इसने कैसे करा समझ में आया ना। ठीक है, देखिए sin x dx की जगह में dt रख, माइनस dt रख दिया, ये साइन एज इट इज उतरा, cos x की जगह में t रख दिया, तो sin t बन गया। देखो बन गया ना t वाला फंक्शन, कहीं पर भी कोई x वाला बच रहा है। अगर आप sin x को t मानते ना, क्या दिक्कत होती, देखिए अगर आप sin x को t मानते तो sin x का cos x होता, x का dx होता और यहां dt होता। तो बच्चों ये cos x dx बराबर dt कैसे लिख देते आप, cos x कोई अलग सा फंक्शन होना है, cos x के जब ये sin cos x, ये पूरा एक फंक्शन है, कोई cos x अलग और sin अलग नहीं है, ये sin cos x पूरा एक फंक्शन है। अगर बदलना चाहिए तो ये पूरा बदलना चाहिए। इस केस में cos x dx की जगह में आप dt नहीं लिख सकते थे, sin dt नहीं लिखते यहां पर आप, क्योंकि cos x के साथ sin भी है, तो sin cos x पूरा ये एक फंक्शन है। आ गई ना बस में, sin cos x dx को dt लिखते, न कि cos x dx को, इसलिए हमने sin x को यहां पर t नहीं माना। क्लियर है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। I इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, देखो बच्चों ये साइन का फंक्शन है, ये कॉस का है, दोनों में से किसी को भी t मानिए, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। चाहे आप कॉस वाले को मानो, चाहे आप साइन वाले को मानो, तो किसी की जगह में भी यहां पुट कर सकते हैं। तो पुट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। अब हो सकता है पीछे आंसर अलग आए, उसने अपने अकॉर्डिंग माना होगा, ठीक है, लेकिन आप जिस अकॉर्डिंग भी लोगे बस सॉल्यूशन सही होना चाहिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी मान लिया बच्चों, साइन ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान से देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स होता है ना, तो एक्स की जगह में ए एक्स प्लस बी है। अब दोबारा करोगे किसका, ए एक्स प्लस बी का, ठीक है ना, तो b का तो 0 हो गया, ax का कितना हो जाएगा, a dx होगा कि नहीं होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल जहां वहां x का 1 लिखते थे यहां x का 1 न लिख के dx लिखोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो देखिए साइन x का cos x आ गया, x की जगह में ax प्लस बी, फिर दोबारा करोगे ax प्लस बी का, b का तो 0 हो गया, ax का a बाहर आ गया और x का dx हो गया। क्लियर, इक्वल्स टू t का कितना हो गया, dt। ठीक है, सॉर्ट करना सिखा दिया, अगर पूरा लंबा करना है तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो cos ax प्लस b इंटू dx, ये a उसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, इक्वल टू किधर जाएगा, डिवाइड में, dt अपॉन a। तो नाउ I इक्वल्स टू कितना बच्चों, ध्यान से देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी को आपने क्या माना है, t, तो इसकी जगह में t आ गया, cos ax प्लस बी dx की जगह में, cos ax प्लस बी dx की जगह में कितना माना है, dt अपॉन a, तो dt अपॉन a, ये a तो कांस्टेंट है, कहां आ गया, बाहर, तो 1 अपॉन a, बच गया कितना, t dt, तो t की पावर 1 है ना, क्या होता है x की पावर n का, क्या होता है इंटीग्रेशन, तो वेरिएबल की पावर में एक बढ़ जाती है, और जितना वेरिएबल की पावर होता है उतना ही डिनोमिनेटर में भी आता है, तो 1 अपॉन a, तो t की पावर कितना 2 और अपॉन में भी कितना 2, प्लस कांस्टेंट कितना c। आ गई ना बस में, t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट कितना c। अब देखिए 1 अपॉन a ऐसी रहा, t की वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2 प्लस कांस्टेंट कितना c। तो यही आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हो सकता है बुक में अलग आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है वहां कॉस भी आ सकता है, हो सकता है ये भी आ सकता है, आप देख लीजिएगा।
तो आंसर आपके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, 1/a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर डियर स्टूडेंट, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक, देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करना है ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, आगे बात समझ, बहुत इजी है, इसको कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने की जरूरत नहीं, बना सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी बन सकता है। कैसे बनेगा बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के, देखिए बहुत आसान होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनेगा, ए एक्स प्लस बी की जगह में टी मानना अपने आप हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो ऐसे बन जाएगा। बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिए i इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 1/2 dx लिख सकते हैं ना। अब देखिए x की पावर n का जैसा होता है ना इंटीग्रेशन, वैसे ही करो। x की पावर n का कैसा होता है इंटीग्रेशन, पता है ना, पावर में, वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाता है, और जितना वेरिएबल की पावर होता है डिनोमिनेटर में भी उतना ही होता है। तो क्या होगा, ax प्लस b की पावर 1/2 प्लस 1, तो अपॉन में भी कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1, लेकिन अपॉन में इसके साथ एक और चीज रहेगी, क्योंकि यहाँ x नहीं है ना, x की जगह में ax प्लस b है, तो अपॉन में क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x। बहुत अच्छे से समझाया था, अपॉन में क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में रहता है, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई में रहता है। क्लियर बच्चों, समझाया था ना, तो उसी मेथड से बिल्कुल। तो i इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी 1/2 प्लस 1 करोगे 3/2, तो अपॉन में भी तो 3/2 आएगा ना, अपॉन में भी तो 3/2 आएगा, 3/2 का उल्टा कर दो कितना, 2/3, और अपॉन में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है a, तो अपॉन में कितना आ गया a प्लस कांस्टेंट कितना c, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो भी इतना ही आएगा, ax प्लस b को dx क्या मानना, t, ax प्लस b को t मानना। देखिए a कांस्टेंट है, x का dx, b का 0 और t का dt, तो dx इक्वल्स टू ये a के अपॉन में dt अपॉन a। तो देखिए अंडरूट को तो नहीं मान सकते हो ना, अंडरूट के अंदर वाले को मानना पड़ेगा, क्योंकि अंडरूट को मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डिफरेंशिएशन करके बचा हुआ टर्म मिलेगा ही नहीं, आ गई ना बस, वो बहुत टेढ़ा हो जाएगा। तो अंडरूट के अंदर वाले को मानना हमेशा, ax प्लस b को t माना तो dx बराबर dt अपॉन a, तो dx की जगह में dt अपॉन a, अंडरूट ax प्लस b की जगह में t, अंडरूट t का तो कर सकते हो ना, जैसे x की पावर n का होता है, तो आंसर यही आएगा। क्लियर बच्चों, कैसे करना है समझ में आया, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो उससे भी बन जाएगा, बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहोगे उससे भी बन जाएगा, सिंपल, जैसा x की पावर n का होता है, x की पावर n में 1 ऐड हो जाएगा, और जितना x की पावर रहेगा डिनोमिनेटर में भी उतना ही रहेगा। क्लियर, लेकिन यहाँ x की पावर n का नहीं कर रहे हो, यहाँ ax प्लस b का कर रहे हो, तो अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x भी आएगा। क्लियर, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है a, देखो वेरिएबल की पावर 3/2, अपॉन में भी तो 3/2 आएगा ना, 3/2 का उल्टा कर दो कितना आ गया 2/3 प्लस c, तो ये आपका इसका आंसर आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब देखिए, ठीक है, अब जो बचे हुए क्वेश्चन है बच्चों उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का आपका वर्क यही है, वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लें।